welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode. मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी, joining you from Los Angeles, California. कहानी पाकिस्तानी में शामिल होती हैं अक्सर उन लोगों की कहानी जिनका पाकिस्तान से कोई ना कोई कनेक्शन होता है. हम इस वक्त अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सफर पर और आज के शो में आप तक ला रहे हैं कुछ अदबी या लिटरेरी शख्सियात के सफर की कहानियाँ. I know, आप में से कोई सोच रहे होंगे कि इसका हॉलीवुड से क्या ताल्लुक. आखिर हम इस वक्त हॉलीवुड के घर लॉस एंजलिस में जो है और हमारे शो की कहानियों का कनेक्शन बनता है इसी हॉलीवुड से जिसकी मूवीज आप बहुत शौक से देखते हैं. अगर आपसे इन हॉलीवुड फिल्म्स और उनमें काम करने वालों के नाम पूछे तो वो भी आप में से होपफुली अक्सर को पता होंगे. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हॉलीवुड के लिए लिखने वाले स्क्रीन राइटर्स के नाम, ओके, मैं एक तो हाथ खड़े देख सकती हूँ. और अगर मैं आपसे पूछूं हॉलीवुड के लिए लिखने वाले किसी ऐसे राइटर का नाम जिनका रिश्ता पाकिस्तान से है, हाँ, मुझे पता था कि आप में से कम लोगों को पता होगा इसके बारे में. इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कामरान पाशा की कहानी. आपका दीन से लगाव बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपने ताज महल के बारे में मूवीज बनाई हैं, सलादीन, you've written books on Islam. तो ये दीन से लगाव जो है वो हॉलीवुड में does it hold you back? जो दिल में लव था इस दीन के लिए या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, वो तो था ऑलवेज बचपन से दिल में. तो जब मैं हॉलीवुड में पहुंच गया था, मैंने देखा था कि कितना ख़राब इमेज हमारा मुसलमानों का है मीडिया में, फिल्म्स में, न्यूज़ में. तो मैंने कहा हमारे पास इतना बेहतरीन कहानियाँ हैं हिस्ट्री में, जैसे ताज महल का स्टोरी, जैसे सलाहुद्दीन का स्टोरी. आजकल के पाकिस्तानीज़ स्पेशली, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तानीज़ आजकल स्ट्रगल करते हैं सेल्फ इस्टीम के साथ. लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप कोई शाहजहां के पास या अकबर के पास कोई जाके कहे यू आर इंफीरियर यूरोपियन से, वो तो हंस लेंगे. तो हमारा तो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन दुनिया में, हम तो ताज महल बना रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ वो डिग्निटी ऑफ मुसलमानों का सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने का कहानी के साथ. हॉलीवुड में डिफिकल्ट होता है बिकॉज बहुत लोग हैं जो इस्लाम का उनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो दुश्मन है ओपनली हॉलीवुड में. बट अल्लाह के रहम साथ अभी तक मैं कर पा रहा हूँ मेरा काम. तो अल्लाह के रहम के साथ साथ आपके अंदर क्या चीज़ है that helps you get through? It must be मुश्किल होगा ना? अब मुश्किल तो बहुत है. मैं बताता हूँ, मैं मेरा 40s में हूँ, 15 ईयर से तो काम कर. मैं 29 था जब मैं इधर आया था, मैं 44 होने वाला हूँ. और तो मैंने सोचा था कि 44 होके मेरे पास ऑलरेडी मल्टी मिलियनेयर ऑस्कर होता, बड़ा मैंशन होता, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आ जाएगा. बट वो बहुत स्ट्रगल का लाइफ है. मैं नहीं कह सकता कि स्ट्रगल का लाइफ नहीं है, लेकिन मेरा दिल में एक फुलफिलमेंट है, खुशी है. एवरी डे मैं खुशी से उठता हूँ और मैं जब काम करता हूँ दिल से करता हूँ और एवरी डे अच्छा हो जाता है. समटाइम्स ऐसे होता है कि मेरे पास कोई फ्यू मंथ से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, पैसे खत्म हो रहे, रेंट नहीं पे पा रहा है. सडनली उसी दिन जब रेंट हो जाता है, कोई चेक आ जाता है सरप्राइज के उसी अमाउंट के लिए. ये होते हैं वो मिरेकल्स जो अल्लाह का रहम के साथ होते हैं और मैं उन्हीं पर चल रहा हूँ.
That's amazing क्योंकि लोग आपके बारे में you have made so many accomplishments, you have a lot of respect और लोग सोचते हैं कि हॉलीवुड का glitz और glam, लेकिन वो नहीं जानते कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी there are struggles, right? नहीं, बहुत स्ट्रगल है, मैं बहुत लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये इसमें बहुत अच्छी बातें भी होती है, बहुत सक्सेस भी होता है, अल्लाह के रहम से हमने बहुत चीज़ें करे हैं, बट वो टाइम के साथ एक साल के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं एंड देन 2 साल के कुछ नहीं मिल रहा होता है और वो 2 साल के सेविंग्स खत्म हो जाते हैं और डेस्परेटली मैं क्या करूँगा, अब ये ट्राई करो, इस स्क्रिप्ट लिखा वो नहीं बेचा, ये किताब लिखा वो नहीं बेचा, तो वो स्ट्रगल पार्ट पीपल नजर आता है, सबको नजर आता है ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब्स और सब अच्छे टॉक्सीडोज में और गाउन में वो नजर आता है और वो भी फन होता है, उसमें एंजॉयमेंट है, लेकिन वो तो जैसे कहते हैं वो आइसबर्ग का टॉप है, आइसबर्ग का टिप है और द रेस्ट ऑफ द आइसबर्ग छुपा है beneath the ocean और वो स्ट्रगल है। कामरान पाशा की कैप्टिवेटिंग कहानी जारी रहती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और हमारे साथ रहने का शुक्रिया। कामरान पाशा की शख्सियत के अभी बहुत से पहलू हैं जिन्हें आपके लिए एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। डोंट वरी, मैं हूं ना। तो एज ए नेटिव पाकिस्तानी आपका सफर कैसा रहा है, आपका तजुर्बा कैसा रहा है हॉलीवुड में काम करते हुए? इधर है मुश्किल, बिकॉज जो टॉपिक्स मैं करना चाहता हूँ स्पेशली इस्लाम पे और मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान का स्टोरी जैसे ताजमहल, बहुत लोग हैं नहीं इधर जो जिनका इंटरेस्ट है, पहले नहीं थे, अब वो चेंज हो रहा है। देखिए जब मैंने मेरा ताजमहल स्क्रिप्ट लिखा था, मैंने उसको वार्नर ब्रदर्स को बेचा था, उस वक्त उन्होंने खरीदा था स्क्रिप्ट लेकिन कुछ करा नहीं उसके साथ, कभी अभी तक तो मूवी बना नहीं है, इवन उन्होंने स्क्रिप्ट कर दिया बिकॉज वो सोच रहे थे अभी कोई मार्केट नहीं है, कौन है देखने के लिए, बट लेकिन ये हिस्ट्री चेंज हो रहा है। आजकल देखिए आजकल देसी लोग अब हॉलीवुड में आ रहे हैं, तो उनके लिए अब वो सिस्टम चेंज हो रहा था, अब थोड़ा सा इंशाल्लाह ईजियर हो जाएगा। Your biggest regrets? बिगेस्ट रिग्रेट, अगर जो रिग्रेट हो सकता है तो मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत देर लगाया शुरू करने में, मैं 29 था। लेकिन जैसे आपने कहा everything happens for a reason, अल्लाह बेहतर समझता है, तो you were wiser and you were stronger and माशाल्लाह आपके इतने सक्सेसेस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबके सक्सेस के साथ गुरूर भी आ जाता है, लेकिन जब भी मेरे दिल में गुरूर आ जाता है लगता है चलो अब तो 2 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अब तुम सही हो जाओ तो बड़ा दिल हो जाता है, छोटा दिल हो जाता है, उसी में अल्लाह का रहम होता है, उसी से ह्यूमिलिटी सीखता हूँ मैं। तो आने वाले सालों में आप क्या करना चाहते हैं? अभी मेरे पास बहुत अभी तक देखा, अभी तो मेरे पास ऑस्कर नहीं है मैं अभी तक इंशाल्लाह आ रहा है ऑस्कर। जाकर एक और इंटरव्यू। हाँ वो तो मैं इधर से खड़ा हूँ ऑस्कर के साथ खड़ा होगा वो भी आगे चलो। मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स अभी देखिए, मेरे पास इतना चीजें हैं जो मुझे करना है, अल्लाह के रहम के साथ मैंने बहुत कुछ करा है, पर अभी तक मेरा ताजमहल मूवी नहीं बना है, मेरा सलाहुद्दीन मूवी अभी तक बना नहीं है, किताब तो बन गया है। ये सब प्रोजेक्ट्स मैं करना चाह रहा हूँ। मैं अभी एक टीवी शो पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ इस्लामिक स्पेन का अल-अंदलुस के ऊपर स्टोरीज। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हमें अभी भी देख रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि मैं भी हॉलीवुड में जाना चाहता हूँ या मैं फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे भी हो, पाकिस्तान में भी, आप क्यों कोई एडवाइस देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले कहूँगा कि जब किसी पर्सन का आर्टिस्ट बनना होता है, वेदर म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या ऑथर या पोएट या पेंटर, कुछ भी आर्टिस्ट, तो दुनिया कहते नहीं हो सकता, अम्मी और अबू कहते नहीं हो सकता, वो सब दुनिया डरता है आर्ट से। लेकिन आर्ट होता है एक सोसाइटी का जीनियस। जिस कल्चर्स में आर्ट डेवलप नहीं होता है वो कल्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप हिस्ट्री देखें मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंटल रीजन में, जो अब आजकल पाकिस्तान में, वो हिस्ट्री है इनक्रेडिबल आर्ट का। हमने तो इनक्रेडिबल ताजमहल, बादशाही मस्जिद, इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर, आर्ट, हमारा कैलीग्राफी, हमारा पोएट्री, उर्दू पोएट्री तो अभी तक लोगों को दिल टच करता है। हमारा म्यूजिक, हमने कव्वाली इन्वेंट करा है। जो नौजवान जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये पैथ आर्टिस्ट्री का इज नॉट जस्ट पर्सनल, ये गिफ्ट है, तोहफा है होल कंट्री को और दुनिया को। वो आर्ट वो इटर्नल होता है। Thank you so much, Kamal. I can't wait to see what you have coming next. इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अदबी पर्सनालिटीज की बात हो और उर्दू का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती है। लेकिन यहाँ अमेरिका में कुछ लोग उर्दू ज़बान की खूबसूरती से दुनिया को इंट्रोड्यूस कराने और इसकी तरवीज पर काम के जरिए बात को मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। यही गोल है कैलिफोर्निया में कायम उर्दू राइटर सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। मिलिए उसके बानी और प्रेसिडेंट इरफान मुर्तजा से, जो कैलिफोर्निया में 30 साल से रह रहे हैं। 15 साल की उम्र में शायरी शुरू करने के बाद आज उन्हें दुनिया भर में मकबूलियत कैसे मिली,
4 किताबें and hundreds of poems later. आइए जानते हैं इरफान मुर्तजा की ये कहानी. ज़माने बाद मुझको डाक से एक खत मिला था जो कि मेरी माँ ने भेजा था. मुझे वो देश से अक्सर दुआएं भेज देती है. यही इस खत में लिखा था. मोहब्बत से भरी जितनी दुआएं थीं वो मेरी जात की, ईमान की, सेहत की और मेरी तरक्की के लिए ही थीं. पुराने घर के मौसम मेरी पहली किताब है, 2002 में आई थी वो. और उसमें ज़्यादातर, क्योंकि जब से लिखना शुरू किया, ख़ासकर मैंने यहाँ आने के बाद ज़्यादा लिखना शुरू किया, तो ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया, घर से बिछड़ के और दूर आके और मुझसे दूर रह के जो बातें थी, तो उसकी ज़्यादा उसमें किस्से हैं, उसमें ज़्यादा नज़में हैं और उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड हैं. तस्वीरें जो है वो बहुत यूनिक किस्म की किताब है. उसमें 32 शोरा से मेरी गुफ्तगू है, और जिस तरह मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ उसी तरह मैंने गालिब से, मीर से, दाग, इकबाल, जिगर, फ़ानी, इन सब से बैठ के गुफ्तगू की है. और उसमें सारी जो गुफ्तगू है वो ये है कि जितने सवालात मैंने उनसे किए हैं उसके जवाबात जो है वो उनके अशार में है जो उन्होंने मुझे दिए. That's a very interesting concept. वैसे ये आइडिया आपके पास कैसे आई थी? अमूमन ये होता है, हाँ, बचपन से क्लासेस में होता था, जब इम्तिहान आता था कि शायर कब मरा, कब पैदा हुआ, कितने बच्चे थे, कहाँ पे रहा. इससे शायरी पे उनका कोई ताल्लुक कुछ नहीं होता. होता क्या है कि इंसान अपने अंदर क्या है. जब मैं आपको अपने आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, तो आप उससे मुझे पहचानती हैं कि ये क्या कह रहा है, अंदर से क्या है ये शख्स. तो जब ये गुफ्तगू हुई मेरी शोरा से, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि जैसे नासिर काज़मी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई. ज़ाहिर बात है मेरी उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उनके बेटे बासिर काज़मी को ये सुनाया था, तो उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि यही चीज़ें मेरे वालिद के साथ होती थी, वो इसी तरह बातें क्या करते थे. जाज़िब कुरैशी साहब, उन्होंने भी यही कहा. हिमायत अली शाह साहब, क्योंकि मैं पर्सनली तो इनको इतना नहीं जानता जो यहाँ अब ज़ाहिर बात जो भी मौजूद है, लेकिन पुराने शोरा में भी कि वो ऐसी ही चीज़ें करते थे, ऐसी ही बातें करते थे, क्योंकि उनकी शायरी के अंदर से आ रही है. आपकी पोएट्री जो है वो मशहूर है, obviously बहुत ही मशहूर है. I understand you have a following around the world. तो क्या है जो लोगों को पास खींच लाया आता है? I know nostalgia और love are two of your most favorite and popular subjects. देखिए, शायरी में खास कर ये होता है कि जब आप कोई शेर सुने, कोई गज़ल, कोई नज़्म, और आपके जहन में ये हो कि यार मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी ये कहना चाह रहा था, तो राज ये है कि आप हमारे दिल की बात कहते हैं. नॉस्टैल्जिया हम कह सकते हैं कि आई कैन गेस कि आप नॉस्टैल्जिया के बारे में क्यों लिखते हैं. व्हाट यू आर ड्राइंग फ्रॉम. आप पाकिस्तान से यहाँ आए, तो लव की जो आप वो पोएट्री लिखते हैं, वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं आप? बहुत खुल के बोलना पड़ेगा क्या? यस. नहीं, मेरी शायरी सिर्फ एक शख्स की कहती हूँ. और मैंने फिर एक और नज़्म लिखी थी, इसका नाम था सार्केज़म, और एंड यही था कि अगर हम तुम एक हो जाते तो कितना बुरा होता कि लोगों को नज़में पढ़ने को नहीं मिलती है ना, कितनी बड़ी बुरी बात हो जाती है. Very true. आप उर्दू राइटर सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं. इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? नॉर्थ अमेरिका में इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो उसको उजागर करने के लिए फिर हमने 2003 में ये उर्दू राइटर सोसाइटी बनाई, जिसका मौक़िफ़ ही यही था, जो पाकिस्तानी या इंडियन राइटर्स हैं, शोरा हैं, अदीब हैं, कनाडा में या अमेरिका में, उनको प्रमोट किया जाए. इस ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव्स में से एक है कि यू हेल्प प्रिंट बुक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ऑथर्स. ऐसे और भी कैसे इनिशिएटिव्स हैं आपकी? न सिर्फ ये कि हम मुख्तलिफ शोरा की बुक्स प्रिंट करके उनको तोहफ़तन देते, बस इसके अलावा उनके लिए इवनिंग करना, उनके लिए मुशायरे करना, उनके काम को रिकग्नाइज़ करना. फिर हमारे यहाँ से अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, कैश अवार्ड्स भी दिए जाते हैं राइटर्स को. नॉट नेसेसरी कि भाई वो कितने बड़े शायर हैं या कितनी ज़्यादा किताबें, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है ज़बान में. फिर हमने उर्दू की क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है उस पर उर्दू के लेसन्स हैं बच्चों के लिए. आपको क्या लगता है कि आजकल उर्दू की प्रिजर्वेशन कहाँ तक पहुँची है, या इज इट इवन अ फैक्टर?
اردو کہیں نہیں جا رہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بعد اردو کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا, کوئی بول نہیں رہا ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ تھے, میرے بعد بھی لوگ آئیں گے, وہ بھی اردو بول رہے تھے, میں بھی اردو بول رہا ہوں, دوسرے لوگ بھی آ کے اردو بولیں گے. ہاں ٹھیک ہے, شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان کی بھی شکل تبدیل ہو جاتی ہے, ہر چیز تبدیل ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اردو کہیں نہیں جا رہی. بچوں کا اردو اور انگلش ملا کے بولنا کو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کم سے کم وہ کنیکٹ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. باہر جا کے تو آپ ایسے بھی اردو نہیں بول سکتی. ابھی کبھی جاب پہ اردو جا کے بولیے گا, دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ. well, میں تو اردو سروس میں کام کری تو مجھے تو بولنی پڑتی ہے. چلیں, آپ ایکسیپشن ہے. ایمان کی, صحت کی اور میری ترقی کے لیے ہی تھیں. عموماً وہ دعائیں ہی لکھا کرتی ہے خط میں, اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں لکھتی. مگر اس بار اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم کو دیکھنے کے واسطے آنکھیں ترستی ہیں. عرفان مرتضیٰ کے یہ شعر سن کر دیار غیر میں بسنے والوں بہت سے پاکستانیوں کا دل چاہتا ہوگا کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائیں. یہی ہوتی ہے خوبصورتی ایک اچھی لٹریری شخصیت کے کام کی. اب ایک چھوٹی سی بریک, لیکن فرسٹ اللہ کے کرم سے میں فرسٹ پاکستانی عورت ہوں جو ایڈمیشن ملی تھی UCLA کے گریجویٹ فلم اسکول کے پروگرام میں. اینڈ نارملی وہ 3000 ان کے اپلیکیشنز آتے ہیں اور صرف 15 لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ ان 15 میں صرف 3 لوگوں کو پہلی دفعہ ایڈمیشن ملی تھی فرسٹ ٹرائی میں, اور میں ان 3 میں تھی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں کہانی پاکستانی ود عائشہ گیلانی ان کیلیفورنیا. نجلا زیدی ایک ایوارڈ وننگ ڈائریکٹر, اسکرین رائٹر, ایکٹر اور پروڈیوسر ہیں. ان کی لکھی اور ڈائریکٹ کی ہوئی شارٹ فلمز اور ڈاکیومنٹریز کو امریکہ اور یہاں سے باہر انٹرنیشنل سطح پر ایکنالج کیا گیا. لیکن صرف یہی ان کی شخصیت کے پہلو نہیں. نجلا کون ہے اور ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے, خود ہی دیکھیے اور جانیے. میں انوائٹڈ تھی سن ڈانس فلم فیسٹیول میں ایک پینلسٹ اسپیکنگ کے لیے فار اسکرین رائٹنگ کی پینل. اینڈ مجھے یاد ہے وہ جنوری میں پینل تھا, اور میں پینل پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ اس سال میں نے اپنی فرسٹ مووی بنانی ہے. بٹ اس پوائنٹ پہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا, میں کیسے کروں گی. میں کسی کو نہیں جانتی تھی مووی بنانے کے لیے, بڑھائی تاکہ میں نے لکھنا ہے, میں نے ڈائریکٹ کرنا ہے, اور میں نے ایک شارٹ فلم بنانا ہے. وہ اسٹوری بیس تھی میری شارٹ فلم جس کا نام ہے دا کرسمس ٹری, کہ جو مسلم یہاں ریز ہوتے ہیں, یہاں کرسچنز کی کرسمس سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں چھوٹی سی بچی تھی یہاں پہ اسکول میں, آئی یوزڈ ٹو آلویز فیل لیفٹ آؤٹ کرسمس ٹائم, اور ہمارے فادر ہمیں کرسمس ٹری نہیں لینے دیتے تھے. تو میں نے 4th گریڈ میں جو کیا تھا اس کی اسٹوری میں نے وہ شارٹ فلم بنا دی. لاہور میں پیدا ہوئی تھی, کینزس میں. جب میں بہت چھوٹی سی تھی ہم کینزس چلے گئے تھے. جب سے میں چھوٹی تھی آئی لوڈ موویز, آئی لوڈ فلمس. جب میں 12 سال کی تھی میرے $2 ملتے تھے ہفتے میں, اور وہ سارے پیسے اسپینڈ کرتی تھی مووی دیکھنے. اینڈ مجھے یاد ہے کہ اسٹار وارز میری فیوریٹ مووی تھی. میں 12 سال کی تھی جب میں نے اسٹار وارز دیکھا, اینڈ اس سے مجھے پیشن بلڈ ہوا. مگر میں یہ سوچتی تھی کہ یہ میں کر نہیں سکتی ہوں, بیکاز مجھے وہی کرنا ہے جو سب پیرنٹس چاہتے ہیں. مگر جب میں یہاں آ گئی تھی پھر میں نے رات کو ایک کلاس لی لوکل کالج میں جسٹ فار فن, اور اس کلاس سے مجھے وہ ہوا کہ یہ ہے میری پیشن, یہ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں. تو اس کلاس میں ہم نے پہلے 30 پیجز لکھے تھے اپنی مووی کی, اینڈ پھر میں نے اپنے ٹائم پہ مووی کو فنش کیا اینڈ اپلائی کیا ٹو UCLA. اور اللہ کے کرم سے میں فرسٹ پاکستانی عورت ہوں جو ایڈمیشن ملی تھی UCLA کے گریجویٹ فلم اسکول کے پروگرام میں. اینڈ نارملی وہ 3000 ان کے اپلیکیشنز آتے ہیں اور صرف 15 لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ ان 15 میں صرف 3 لوگوں کو پہلی دفعہ ایڈمیشن ملی تھی فرسٹ ٹرائی میں, اور میں ان 3 میں تھی.
एक यहाँ पे है अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट जो 1940s में शुरू हुआ था एंड अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट हैड अ स्पेशल प्रोग्राम वुमेन डायरेक्टर्स के लिए. अमेरिका में ये बहुत प्रॉब्लम है कि वुमेन को डायरेक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन जो वहाँ पे एडमिटेड इन अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट. इट्स सच अ बिग अचीवमेंट, सिर्फ आपके लिए तो नहीं लेकिन पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन किया. ऑब्वियसली इट वाज मेंट टू बी फॉर यू, और एक मुकाम तक पहुंचकर you took a detour and your life changed. तो फिल्म के बारे में ये क्या चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींचती है? आई थिंक इट्स बिकॉज हम जो मूवी होती है वो बेसिकली एक चीज़ जो जैसे इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग कैसल्स इन द स्काई, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. और जैसे खुदा सारी दुनिया को क्रिएट करते हैं, हम एक चीज़ को क्रिएट करते हैं, किसी स्टोरी को, लाइक सारी जो दुनिया में फ्रॉम केवमैन टाइम आज तक हम स्टोरीज को एंजॉय करते हैं. हम पास डाउन अपने कल्चर्स में, हर कल्चर में स्टोरीज पास डाउन होती हैं. और जब मैं छोटी थी आई लव टू रीड और मैं बहुत पढ़ती थी एंड आई लव स्टोरीज. तो बेसिकली जब हम एक बुक पढ़ते हैं हम उस बुक की डायरेक्टर होते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में वो पिक्चर्स होते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं. एंड जब हम मूवी में जाते हैं हम विजुअली दिखा रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं. तो इससे मुझे बहुत अट्रैक्शन थी कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं स्टोरी बनाना चाह रही हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ. तो दिस वाज माय ड्रीम. तो पाकिस्तान में आप जो पैदा हुए, आप लाहौर से ताल्लुक रखते जी. हैं और आप यहाँ पे आई थी जब आप कितने साल की थी? मैं 3 साल की थी. तो तब से लेकर आज तक आप क्या कहेंगी कि आपके पाकिस्तानी रूट्स ने क्या रोल प्ले किया है इन योर लाइफ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जो हमारी ना एज 5 तक पर्सनालिटी बनती है वो सारी उम्र के लिए वही पर्सनालिटी होती है. तो 3 साल तो पाकिस्तान में थे और मैंने ऑलवेज अपने हर पर्सन स्पेशली फिल्म मेकिंग में अपनी यूनिक कोई चीज़ लाना चाहिए टू योर आर्ट. एंड इवन एट UCLA वो हमारे प्रोफेसर्स ऑलवेज कहते थे कि जो तुम्हारी दिल some kind of spiritual connection audience के साथ. तो लोग दुनिया भर में हॉलीवुड को जानते हैं, लाइक इट्स अ मिस्टिकल फैंटेसी वर्ल्ड, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फॉर एवरीवन. आप तो हॉलीवुड के अंदर हैं, तो यू आर एन इनसाइडर. आपने जो इतने साल यहाँ पे कामयाबी से गुजारे हैं, आपने क्या सीखा है हॉलीवुड से? एक है कि हर चीज़ मुश्किल होती है, लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है ये इंडस्ट्री. और एक भी जो आप छोटा सा बेबी स्टेप लें, नेक्स्ट स्टेप फिर भी डिफिकल्ट होता है, तो गिव अप नहीं कर सकते. तो दिस इज अ थिंग. एंड और सेकंड बात है कि यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड बिकॉज ये आपकी आर्ट है और ये भी टाइम से आ जाता है. सो हॉलीवुड इज टफ, इट्स अ टफ बिजनेस स्पेशली मुस्लिम्स के लिए एंड स्पेशली फॉर आउटसाइडर्स के लिए. देखा हॉलीवुड की कामयाबी में पाकिस्तानियों का कितना बड़ा हाथ है. कहा था ना मैंने कि यू बी एंटरटेन्ड. अपना फीडबैक जरूर भेजते रहिएगा हमारे इस फेसबुक पेज को ज्वाइन करके. मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.